हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे से होंगे, मजे से होंगे और मजे ले रहे होंगे। दोस्तों आ गए हैं अपने फिर से अगले लेक्चर पे, भौतिक विज्ञान क्लास 12। और आज आपका होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग। ठीक है दोस्तों, तो भाई तैयारी कर रहे हो तो तैयारी अगर कर रहे हो तो तैयारी ऐसे करो, तैयारी ऐसे करो कि चार लोग नहीं पूरा गांव मिलकर बोले अबे इसका कैसे हो गया। तो मेरे भाई याद रखना कि तैयारी ऐसे ही करनी है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अपने अपने अगले हेडिंग में चलते हैं। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अपने अगले लेक्चर पे। और हमारा जो पहला हेडिंग होने वाला है ये है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। दोस्तों निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, पहले तो यही हमें देखना होगा। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके और पीछे के लेक्चर्स को देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और जो भी देख रहे हो चाहे जो भी है अपने फ्रेंड्स में दोस्त यार में शेयर कर लो। और भाई प्लीज सब्सक्राइब तो कर लो, बढ़ा लो सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि मेरी भी थोड़ा हौसला बढ़ जाए और मैं अच्छे से इस वीडियो को और इस सीरीज को कंप्लीट कराता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए फटाफट से। तो देखो दोस्तों, हमारे हेडिंग में है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। मैंने थोड़ा सा ये फिगर बना रखा है। तो इस स्थिति में हमें करना क्या है, हमने अभी इसके पहले अक्षीय स्थिति पे पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव पहले क्या होता है। तो मैंने क्या लेना है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे गए हों। दो परिमाण में समान तथा विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस आवेश, एक दूसरे से अल्प दूरी मैंने मान रखा है कि ये अल्प दूरी 2l दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लंबवत हम अगर यहाँ पे एक बिंदु P ले लें, एक बिंदु P ले लें और इसी बिंदु P पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्त, यहाँ तक देखो, यहाँ पे मैंने परिमाण में समान तथा दो विपरीत आवेश, एक हो गया प्लस Q, एक हो गया माइनस Q, मैंने ले रखा है। इसके बीच की दूरी मैंने मान लिया है 2l है। अगर बीच की दूरी, अगर पूरा दूरी 2l है तो यहां से अगर नापे तो यहां से यहां तक हो जाएगा l, यहां से यहां तक हो जाएगा l। यहां तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, अगर यहां से अब मान लो कि इससे इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है और मैंने यहाँ पर रखा हुआ है एकांक धन आवेश, क्योंकि हमें पता है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम किन्हीं दो आवेशों के बीच एक एकांक धनावेश रखें, तब जाके हमें वैद्युत क्षेत्र पता चलेगा। और वैद्युत क्षेत्र जैसा ही पता चलेगा वो कितना तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो मान लेते हैं विद्युत बिंदु P यहाँ पर है और यहाँ पे मैंने एक एकांक धन आवेश रखा हुआ है। मान लो कि एकांक धन आवेश, यहाँ पे धन आवेश है तो इस प्लस Q के कारण, इस प्लस Q आवेश पर, एकांक धन आवेश पर जो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो बल के ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र भी काम करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लिए E प्लस Q के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर के लिए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। पहला ये देखो माइनस है, ये यहाँ पे प्लस Q आवेश है तो ये अपने तरफ क्या करेगी, खींचेगी। तो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी इधर से इधर की तरफ हो जाएगी। ये दो बातें अभी मैंने बताया कि ये मैंने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों, ये प्लस है ये भी प्लस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और प्रतिकर्षण बल ये एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ठीक है, तो इधर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए इधर और इसके लिए इधर। ये किसके लिए है, E माइनस Q के लिए है, E प्लस Q
ई माइनस क्यू क्या है मैंने बताया है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये। ठीक है दोस्त, अभी मैंने इसकी दिशा को बताया है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी दिशा दिखानी जरूरी है। ठीक है दोस्त, अब देखो हमें क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो मैंने मान रखा है वो आर मान लो आप। ठीक है, यहाँ तक फिगर बन गया। आगे हमें क्या करनी है, इस एंगल को आप मान लो, ये एंगल जो है इस, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होनी चाहिए, थीटा होनी चाहिए। क्यों 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 ये बता रहे हैं अभी। अगर मान लो कि ये बिंदु जो है इसके मध्य बिंदु से आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, क्योंकि हम इसके मध्य बिंदु से एक जगह बिंदु P पर रखे हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर ये दूरी सेम है और ये दूरी सेम है, यानी कि ये भुजा भी समान होगा और ये भुजा भी समान होगा। दो आमने सामने के भुजाएं अगर समान हो तो उसका कोण भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्त, अगर आमने सामने की भुजा सेम है तो उसका आमने सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है दोस्त, अब हमें देख लेना है कि अगर हमें ज्ञात क्या करना है, परिणामी तीव्रता। हमने अक्षीय स्थिति पे क्या ज्ञात करा था, परिणामी तीव्रता ज्ञात करा था। तो परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ई देखो ई प्लस क्यू निकल गया, ई माइनस क्यू निकल गया, और यहां से जो परिणामी तीव्रता होगी इधर की तरफ होगी और इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। ये रहा हमारा परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब देखो दोस्त कि इसके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा। तो अब मैं बता दूं कि अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर का जो कोण है दोनों अगर समान है तो इन दोनों भुजाओं का कोणों का योग ये बाय कोण माना जाता है, यानी कि कोण होगा 2 थीटा। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ाया जाए। अरे आराम नहीं करना है, आराम अगर करोगे तो इस बार फिजिक्स में आप 100% स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है मेरे फ्रेंड, ठीक है। तो ये रहा थीटा, ये रहा थीटा, ठीक है, ये हो गया 2 थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग ये बाय वाले कोण होता है। ठीक है, अब हमें यहां से निकालनी है परिणामी तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए कैलकुलेशन को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब होगा परिणामी तीव्रता क्या होगा। तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होता है, क्या हमने पढ़ा था उसमें, परिणामी तीव्रता E प्लस क्यू, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को हम अगर माइनस कर दें तो ये हमारा परिणामी तीव्रता निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये दूरी L है, ये दूरी R है, ठीक है, ये हमारा बीच से लंबवत गया हुआ है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अगर हमें ये पता है, ये पता है, तो ये हम निकाल पाएंगे कि नहीं, ये कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, लंब क्या है R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है L का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर ये भुजा बराबर है तो ये भुजा भी इसके क्या है, बराबर है, तो इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ठीक है दोस्तों, अब देखो E प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर हो गया, E प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर हो गया, यानी कि कहने का मतलब हमने एक सदिश में पढ़ा हुआ था, देखो इसको थोड़ा हटा देते हैं हम, वेक्टर में पढ़ा हुआ था, अगर दो समान वेक्टर हो, यहाँ पे मैंने बना देना है, अगर दो समान वेक्टर हो, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका परिणामी वेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों,
इसका परिणामी वेक्टर होता क्या है, वेक्टर आर। वेक्टर आर, इसका परिणामी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बराबर, हमने पढ़ रखा था, याद करो, याद कर जहिया तो पढ़ ले रहला 11 क्लास में फिजिक्स हो। ठीक है, तो ये होता था 2a cos थीटा। ठीक है, तो ये होता था फार्मूला, इसे हमें याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन पहले परिणामी तीव्रता में माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E बराबर E माइनस क्यू ले लेते हैं, E माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, इस माइनस क्यू के कारण लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो, ये यहाँ से बिंदु A है, यहाँ से बिंदु B है, ये P है, वहां आर स्क्वायर डिस्टेंस होता था, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पी बी, उसमें आर स्क्वायर होता था, तो पी बी का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा भी दिखानी पड़ेगी, किधर से किधर की तरफ है, तो देखो पी से बी की तरफ है, तो पी से एरो लगा दो आप। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा सीक्वेंस। दूसरा, ई माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नीचे दिख रहा है सबको, दिख रहा है तो बढ़िया है। तो ई माइनस, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप, ई माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समझ में आया क्या, यहां तक बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। यहां तक अगर बात समझ में आई हो तो क्या है, देखो मैंने यहां तक क्या बताया कि हमें परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है। परिणामी तीव्रता निकालते कैसे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। अब ये इसमें से क्यों इसको माइनस कर रहे हैं, सर जी बोलेंगे प्लस में से माइनस को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालिए, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर होता था, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे क्या है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, पी बी का स्क्वायर, ये क्या है, पी बी, पी से बी की तरफ इसकी क्या है, दिशा है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही हम प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने निकाल लेनी है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा यहाँ पे E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में यहां से यहां तक के डिस्टेंस ए पी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसकी दिशा क्या है, ए से पी की तरफ, देखो। ठीक है, दिशा दिखा दिए। अब हमें परिणामी तीव्रता देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस समान है, ये भी समान है, तो इसकी जो तीव्रता होगी दोनों, ये भी क्या होगी, समान होगी। यहां से एक लॉजिक है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण, और ये दोनों जब डिस्टेंस समान है तो तीव्रता भी क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब E प्लस क्यू बराबर E माइनस क्यू। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, बराबर हो गए ना, नहीं अगर अब हमने क्या पढ़ा था कि जो फार्मूला आएगा आने वाला है वो क्या आएगा, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, तीव्रता क्या होगी, E बराबर E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। अब ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो इसके एक ही को यूज किया जाए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, एक को ही यूज कर लो, इसी को यूज कर लो आप, बराबर ई माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में
ए पी देखो यहाँ से सेम ए पी और बी पी दोनों आपस में अगर बराबर है, ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो ए पी की जगह चाहे बी पी रखो चाहे ए पी रखो, और दोनों का जो डिस्टेंस है मैंने वो निकाल रखा है, तो इसकी जगह पे आप रख दो क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और परिणामी तीव्रता के लिए जो फार्मूला मैंने बताया था 2a cos थीटा बाई में 2a cos थीटा बाई में 2, तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, इसी पे सेम सेम रख दो आप स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसी पे रख दो E बराबर 2 इंटू 1/4, ए की जगह पे सिर्फ मैंने एक वाला उसमें ए और बी दो मैंने लिया था वेक्टर, तो इसमें ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू है, तो एक को तो हटा दो, दोनों बराबर है तो एक को यूज करो आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इंटू ए की जगह पे तो इतना हो गया, इंटू कॉस थीटा बाई में 2, तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 थीटा है, 2 थीटा बाई में 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से के तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, इसको अभी ऐसे रहने दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो यहाँ पे बचा है कॉस थीटा, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये थीटा हो गया, हमें कॉस थीटा निकालनी है। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, तो आधार बटे में कर्ण, तो इसमें देखो आधार क्या है एल है, कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो हमें लगा देनी है कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार को मैंने माना है एल और कर्ण को मैंने माना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है, इसको मिटा देते हैं। अब हमने आगे पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, जहां P बराबर 2QL, देखो यहां से ध्यान से 2QL, 2QL की जगह पे मैंने क्या रख देना है P, ठीक है दोस्त। तो E बराबर P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सेम लिख दो ऐसे P अपान में। अब देखो दोस्त अगर हम इसको ऐसे करें तो इसके पावर में 1 होगा, अंडर रूट अगर इसको हटाए तो अंडर रूट के वैल्यू होता है कि पावर में 1/2। अब इन दोनों का अगर गुणनफल है तो ये क्या हो, घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो कैसे क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घाते में 3/2। ये रहा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हमें क्या पता आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे कि ये कैसे आया, ठीक है। इसको और थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, स्पेशल केस अगर लगाएंगे हम, स्पेशल अगर केस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि R इज ग्रेटर देन L, L अगर न के बराबर हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में, अगर L को हटा दो तो R स्क्वायर के पावर में 3/2, ये दो से कैंसिल हो गया तो R क्यूब, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R क्यूब, ठीक है दोस्त। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये तो पूछता, ये 100% है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछने वाला है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ाया जाए, ठीक है दोस्तों। ये वाला आप लिख लेना, परिणामी तीव्रता कहाँ से, परिणामी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, परिणामी वेक्टर R बराबर, ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर एक स्पेशल केस बताते हैं आपको। क्वेश्चन इस बार पूछा कहां से था, खतरनाक तरीके से एकदम,
समझ में आ रही है? समझ में ना आया हो तो फिर से बताया जाए, फिर से बताया जाए, बोलो बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, फिर से अगर बताया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, हमने जो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो क्या निकाली थी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r3। यानी कि इसका मतलब क्या समझे हम, इसका दो गुना ये है, इसका दो गुना ये है, यानी कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोगुना होती है निरक्षीय स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। ठीक है? अरे तू लोग ससुरा मानेगा नहीं, ये प्यार मोहब्बत, ये जो लड़कियां होती है ना, इनके ड्रामे नखरे बहुत होते हैं भाई, तू लोग नहीं उठा पाओगे। पहले सिलेक्शन लोगे, पैसे आएंगे तब तो उठाओगे। तू लोग क्या करता है, ससुरा एकदम उसी में मरे जाता है, मरे जाता है, उसको दिन भर याद करेगा, और इस ससुरी हमारी वाली कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, खाना खाई लो कि ना खाई लो, और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तू लोग ससुरा उसी में परेशान रहेगा, मरता रहेगा, डूब रहा है, मर रहा है उसी में। तो मेरे भाई, अगर लड़कियां अगर हंस रही है ना तो तुमको सिग्नल दे रही है, हंसना हंसना मत, नहीं तो काम तमाम। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, ये क्लास अभी खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी अंदाज में और इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगले चैप्टर में हम करवाने वाले हैं इसका पूरा सॉल्यूशन, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है।